मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चौगर टाइगर का ये 5वां भाग है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि वह बाघिन उस व्यक्ति के सिर के एक तरफ से जकड़े हुए थी, फिर भी उस आदमी ने उसे अपने सिर से अलग किया और उस ऊंची खड़ी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पेड़ों के जंगल से बाहर निकलकर हम घास वाली ढलान को तिरछे पार करते हुए एक चट्टानी टीले की ओर बढ़े, जो ऊपर की ओर 1000 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचा था। इसी टीले पर जहां छोटी छोटी घास के गुच्छे बिखरे हुए थे, मैंने अपने टेंट से घूरल यानी पहाड़ी बकरी को चरते हुए देखा था। हमने अभी कुछ 100 गज का ही सफर तय किया था कि इन छोटी पहाड़ी बकरियों में से एक खाई से अचानक ऊपर की ओर उछली और मेरे गोली चलाने पर वह लुढ़क कर नीचे गिर गई और आंखों से ओझल हो गई। राइफल की आवाज सुनकर एक और घुरल, जो जाहिर तौर पर टीले के नीचे सो रही थी, चौंक कर खड़ी हो गई और चट्टान पर ऊपर की ओर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, मैं जमीन पर लेट गया और राइफल का निशाना 200 गज पर सेट करके उसके रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वह रुक गई और एक उभरी हुई चट्टान पर आकर नीचे हमारी ओर देखने लगी। मेरे गोली चलाने पर वह लड़खड़ाई, फिर से संभली और बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ना जारी रखा। दूसरी गोली लगने पर वह नीचे गिर पड़ी। 1-2 सेकंड तक एक पतली सी चट्टान पर अटकी रही और फिर हवा में तैरती हुई उसी घास वाली ढलान पर जा गिरी जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। जमीन से टकराने के बाद वह लुढ़कती चली गई, हमारे 100 गज के दायरे से गुजरती हुई और आखिरकार नीचे 150 गज दूर जानवरों के एक रास्ते पर आकर रुक गई। घूरों अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि एक विशाल हिमालयी भालू घास वाली ढलान के किनारे बनी एक खाई से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और बिना एक पल भी रुके या पीछे हटे जानवरों के उस रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। मरी हुई बकरी के पास पहुंचकर वह बैठ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बकरी को अपनी नाक से टटोलना शुरू किया, मैंने गोली चला दी। हो सकता है कि मैंने गोली चलाने में जल्दबाजी की हो या फिर हवा के दबाव का अंदाजा ठीक से न लगाया हो। जो भी हो, गोली थोड़ी नीचे लगी और सीने के बजाय भालू के पेट में जा लगी। हम 6 लोग जो बड़े ध्यान से देख रहे थे, हमें ऐसा लगा कि भालू ने गोली की चोट को घुरल का हमला समझा, क्योंकि वह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, उस जानवर को अपने से दूर फेंक दिया और गुस्से में गुर्राता हुआ उस रास्ते पर सरपट दौड़ता हुआ हमारी तरफ आने लगा। जब वह हमसे 100 गज नीचे से गुजरा तो मैंने अपनी 5वीं और आखिरी गोली चलाई। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, वह गोली उसके पिछले हिस्से के मांसल भाग से आर पार हो गई थी। जब लोग उन 2 घुरलों को लेने गए तो मैं खून के निशान देखने के लिए नीचे उतरा। रास्ते पर बिखरे खून से पता चल रहा था कि भालू को बहुत गंभीर चोट लगी है, लेकिन फिर भी खाली राइफल के साथ उसका पीछा करना खतरनाक था, क्योंकि भालू वैसे भी बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और जब वे घायल होते हैं तो उनसे निपटना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक होता है। जब वे आदमी मेरे पास वापस आए तो हमने एक छोटी सी रणनीति बनाई। हमारा कैंप 3.5 मील दूर था और क्योंकि अब दोपहर के 2 बज चुके थे,
इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि हम और गोला बारूद ला सके, भालू को ढूंढकर मार सके और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ सके। इसलिए हमने सर्वसम्मति से यह तय किया कि हम उस घायल भालू का पीछा करेंगे और उसे पत्थरों और कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी बहुत खड़ी थी और उस पर झाड़ियां भी बहुत ज्यादा नहीं थी। भालू से ऊपर की तरफ रहकर हमारे पास यह अच्छा मौका था कि हम बिना किसी बड़ी दुर्घटना के अपना काम पूरा कर सके। इसलिए हम आगे बढ़ चले। मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे 3 आदमी थे और सबसे पीछे 2 आदमी चल रहे थे, जिनमें से हर एक की पीठ पर एक घूरल बंधा हुआ था। जब हम उस जगह पहुंचे जहां मैंने अपनी आखिरी गोली चलाई थी, तो जमीन पर खून के और भी ज्यादा निशान देखकर हमारा हौसला काफी बढ़ गया। 200 गज और आगे चलने पर खून के निशान एक गहरी खाई की तरफ नीचे जाते हुए दिखे। यहां हमने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट लिया। 2 आदमी खाई की दूसरी तरफ चले गए, जबकि कुल्हाड़ी वाला आदमी और मैं खाई के इस तरफ ही रहे। और घूरल उठाए हुए आदमी हमारे ठीक पीछे पीछे चलने लगे। इशारा मिलते ही हम पहाड़ी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। खाई के तल में हमसे 50 फुट नीचे छोटे छोटे बांसों का एक घना झुरमुट था। जब हमने उस झुरमुट में एक पत्थर फेंका तो भालू गुस्से से चीखता हुआ खड़ा हो गया। यह देखकर हम 6 आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरी तेजी से पहाड़ी के ऊपर की तरफ भाग खड़े हुए। मुझे इस तरह की कसरत करने की आदत नहीं थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं भालू हमारे करीब तो नहीं आ रहा, तो मुझे यह देखकर बड़ी राहत मिली कि वह भी उतनी ही तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग रहा था जितनी तेजी से हम ऊपर की तरफ भाग रहे थे। मैंने अपने साथियों को जोर से आवाज दी। हमने तुरंत अपनी दिशा बदली और फिर हम पूरी तेजी से भालू का पीछा करने लगे। हमने भालू पर कुछ सटीक निशाने लगाए, जिनके बाद हमारे साथियों ने खुशी से जोरदार नारे लगाए और भालू गुस्से में गुर्राने लगा। तभी खाई में एक ऐसे तीखे मोड़ पर, जहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत थी, हमसे भालू का संपर्क टूट गया और वह हमारी नजर से ओझल हो गया। खून के निशान का पीछा करना आसान होता, लेकिन यहाँ घाटी बड़े बड़े पत्थरों से भरी पड़ी थी और किसी भी पत्थर के पीछे भालू छिपा हो सकता था। इसलिए जब भारी बोझ लादे हुए लोग आराम करने के लिए बैठ गए, तो घाटी के दोनों तरफ तलाशी ली गई। जब मेरा साथी घाटी में नीचे झांकने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं दाईं ओर एक चट्टानी ढलान की जांच करने गया, जो लगभग 200 फीट तक सीधे नीचे जाती थी। सहारे के लिए एक पेड़ को पकड़कर मैंने नीचे की ओर झांका और देखा कि भालू मेरे ठीक नीचे 40 फीट की दूरी पर एक पतली सी चट्टान पर लेटा हुआ है। मैंने लगभग 30 पाउंड वजनी एक पत्थर उठाया और फिर से किनारे की ओर बढ़ते हुए, जहां खुद भी नीचे गिर जाने का खतरा था, मैंने दोनों हाथों से पत्थर को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे जोर से नीचे फेंक दिया। पत्थर भालू के सिर से कुछ इंच दूर चट्टान पर लगा और वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारी नजरों से ओझल हो गया। 1 मिनट बाद वह पहाड़ी के दूसरी तरफ फिर से दिखाई दिया। एक बार फिर शिकार शुरू हो गया। यहाँ जमीन ज्यादा खुली थी और पत्थरों से कम भरी हुई थी, और हम चारों जो हल्के फुल्के होकर दौड़ रहे थे, उसके साथ कदम मिलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 मील या उससे ज्यादा दूरी तक
हम पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़े, जब तक कि हम जंगल से बाहर निकलकर सीढ़ीदार खेतों में नहीं पहुंच गए। बारिश के पानी ने खेतों में कई गहरी और पतली नालियां बना दी थी और इनमें से ही एक नाली में भालू ने पनाह ले ली। बिगड़े हुए चेहरे वाला आदमी ही उस टोली का एकमात्र हथियारबंद सदस्य था और उसे सर्वसम्मति से भालू को मारने के लिए चुना गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सावधानी से भालू के पास पहुंचा और अपनी अच्छी तरह से चमकाई हुई कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए उसका चौकोर सिरा भालू की खोपड़ी पर जोर से मारा। इसका नतीजा जितना चौंकाने वाला था उतना ही अप्रत्याशित था। कुल्हाड़ी का सिरा भालू की खोपड़ी से ऐसे उछलकर वापस आया मानो उसे किसी रबर के टुकड़े पर मारा गया हो और गुस्से से चीखते हुए वह भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। खुशकिस्मती से उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सट कर खड़े थे और भागने की कोशिश में एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे। भालू को यह खुली जमीन शायद पसंद नहीं आई और नाली में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने फिर से पनाह ले ली। अब कुल्हाड़ी चलाने की मेरी बारी थी, लेकिन भालू पर एक बार वार हो चुका था, इसलिए उसे मेरा पास आना नागवार गुजरा और काफी दांव पेच आजमाने के बाद ही मैं आखिरकार उस तक पहुंच पाया जहां से वार किया जा सके। बचपन में मेरा सपना कनाडा में लकड़हारा बनने का था और मैंने कुल्हाड़ी चलाने में इतनी महारत हासिल कर ली कि माचिस की तीली को भी 2 टुकड़ों में काट सकता था। इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि कुल्हाड़ी फिसलकर पत्थरों से टकरा जाएगी और टूट जाएगी। जैसे ही मैं वार करने की दूरी तक पहुंचा, मैंने कुल्हाड़ी का पूरा फल भालू की खोपड़ी में गाड़ दिया। हिमालयी भालू की खाल हमारे पहाड़ी लोगों के बीच बहुत कीमती मानी जाती है। जब मैंने कुल्हाड़ी वाले आदमी से कहा कि उसे घुरल के मांस के दुगने हिस्से के साथ साथ भालू की खाल भी मिलेगी, तो वह बहुत गर्व महसूस करने लगा और दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। मैंने उन आदमियों को वहीं छोड़ दिया जिनकी संख्या गांव से आने वाले नए लोगों के कारण तेजी से बढ़ रही थी, ताकि वे शिकार की खाल उतार सके और उसे आपस में बांट सके। इसके बाद मैं गांव की ओर ऊपर चढ़ गया और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, घायल लड़की से आखिरी बार मिलने गया। वह दिन बहुत थकाने वाला रहा था और अगर उस रात आदमखोर भालू मुझ पर हमला कर देता तो वह मुझे बेखबर पाकर आसानी से अपना शिकार बना लेता। डालकोनिया आते समय मैंने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था, उस पर कई जगह पेड़ों से रहित पहाड़ियों पर लंबी और खड़ी चढ़ाइयां थीं। जब मैंने गांव वालों से इस रास्ते की मुश्किलों का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे खैरा खान के रास्ते वापस जाना चाहिए। इस रास्ते से जाने पर मुझे गांव के ऊपर बनी पहाड़ी की चोटी तक केवल एक ही बार चढ़ाई करनी पड़ती। वहां से लेकर रानी बाग तक का पूरा रास्ता ढलान वाला था और रानी बाग पहुंचने के बाद मैं कार से अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सकता था। मैंने अपने आदमियों को पिछली रात ही हिदायत दे दी कि वे सुबह जल्दी निकलने के लिए तैयार रहें। सूरज निकलने से कुछ ही देर पहले मैंने उन्हें अपना सामान बांधकर मेरे पीछे पीछे आने को कहा। फिर मैंने डालकोनिया में अपने दोस्तों से विदा ली और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बनी जंगल की सड़क तक पहुंचने के लिए 2 मील की चढ़ाई वाला रास्ता तय करना शुरू कर दिया। मैंने जिस पगडंडी को चुना
वह रास्ता नहीं था जिससे मेरे आदमी और बाद में मैं खुद डलकनिया पहुंचे थे, बल्कि यह वह रास्ता था जिसका इस्तेमाल गांव वाले तब करते थे जब वे पहाड़ी की तलहटी में बने बाजारों में सामान खरीदने या बेचने के लिए आते जाते थे। मित्रों, कहानी को यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।